दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मराठा एम्पायर की, जिसने 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर जैसे पावरफुल किंगडम के डोमिनेंस को चैलेंज करने का काम किया। 1658 में पावर में आए मुगल एम्परर औरंगजेब ने रैपिडली एम्पायर का एक्सपेंशन और तेजी से चालू किया और उनके दौर में मुगल एम्पायर अपने चरम पर पहुंच गया। औरंगजेब के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया डेक्कन माना जाता है, लेकिन यहाँ मराठास का रिबेलियन औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। यहाँ एक पावरफुल राज्य के रूप में मराठाओं के राइज के अनेक कारण थे, जिनमें जियोग्राफिकल एडवांटेज लाइक माउंटेनस टेरेन और डेंस फॉरेस्ट्स के आधार पर मराठास ने गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा डेक्कन सल्तनत का कमजोर होना, औरंगजेब की एंटी हिंदू पॉलिसीज और कुछ हद तक भक्ति मूवमेंट और मराठा सेंट्स जैसे संत तुकाराम, संत रामदास और संत एकनाथ के सोशल रिलीजियस यूनिटी के प्रयास भी इनके राइज का कारण बने। मराठा एम्पायर एस्टैब्लिश करने का असली क्रेडिट जाता है शाहजी भोसले और उनके पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र की यूनिटी, एम्पायर बिल्डिंग और सिटीजन वेलफेयर में जो इमेंस रोल था, उसके चलते आज भी महाराष्ट्र में उनकी ग्रेटनेस की कहानियां वहां के संगीत और फेस्टिवल्स में सुनी जा सकती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे मराठा एम्पायर के एवोल्यूशन को और बात करेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने रेवोल्यूशनरी नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज के साथ एक नया इतिहास रच दिया। ओरिजिन। दोस्तों, 7th सेंचुरी के बिगिनिंग में मुगल्स नॉर्दर्न डेक्कन प्लेटो तक एक्सटेंड कर चुके थे। इसी के साथ डेक्कन सल्तनत 5 सल्तनत में डिवाइडेड था। अहमदनगर अंडर मलिक निजाम शाह, बेरार अंडर फतुल्ला इमादुल मुल्क, बिदर अंडर कासिम बारिद, बीजापुर अंडर आदिल शाह और गोलकोंडा अंडर कुतुबुल मुल्क। मराठास मराठी भाषा बोलने वाले पेजेंट वॉरियर ग्रुप को कहा जाता था, जो वेस्टर्न डेक्कन प्लेटो में लोकेटेड थे। इनिशियली मराठास कमांडर इन चीफ और मनसबदार के रूप में बीजापुर और अहमदनगर सल्तनत में सर्व करते थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लैन था भोसले क्लैन, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। आइए जानते हैं कहानी शाहजी भोसले की। शाहजी भोसले फ्रॉम 1594 to 1664। शाहजी भोसले का जन्म 1594 में अहमदनगर सल्तनत के जनरल मालोजी भोसले के यहां हुआ। मालोजी को अहमदनगर रूलर ने पुणे और सूबे डिस्ट्रिक्ट की जागीर सौंपी थी, जिसे शाहजी भोसले ने इनहेरिट किया। शाहजी भोसले भी अहमदनगर में मिलिट्री चीफ बने, लेकिन अहमदनगर मुगल्स और बाकी डेक्कन सल्तनत के बीच परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते शाहजी भोसले ने सिचुएशन के हिसाब से स्मार्टली साइड्स चेंज किए, कभी मुगल्स के साथ, कभी अहमदनगर तो कभी बीजापुर के साथ। ये शाहजी भोसले का अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करने का एक तरीका भी था। मुगल एम्परर शाहजहां डेक्कन प्लेटो कैप्चर करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने शाहजी भोसले के साथ अलायंस कर जुन्नार और संगमनेर कैप्चर किया। लेकिन 1632 में मुगल्स ने उनकी जागीर छीन ली और शाहजी भोसले ने बीजापुर सल्तनत ज्वाइन कर पुणे और सूबे डिस्ट्रिक्ट को फिर से अपने कंट्रोल में लिया। इससे नाराज होकर 1634 के बैटल ऑफ परेंडा में मुगल्स ने शाहजी भोसले लेड बीजापुर आर्मी को डिफीट किया। इसी के बाद 1636 में मुगल बीजापुर पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत शाहजी भोसले को माहुली, जुनार एटसेट्रा को मुगल्स को देना पड़ा और वो खुद बीजापुर के साउथ में भेज दिए गए। वो पूना की जागीर कलेक्ट कर सकते थे, पर वहां रह नहीं सकते थे। नतीजतन उन्होंने पूना की जागीर अपनी पत्नी राजमाता जीजाबाई और बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्फेंट थे, इसलिए उनके बिहाफ में दादाजी कोंडादेव जागीर कलेक्ट करते थे। यहीं से हम देख सकते हैं कि किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें डेक्कन प्लेटो की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रखा। तो आइए अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के राइज को समझते हैं। राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 to 1680।
छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पूना के पास शिवनेर फोर्ट में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनके गार्डियन और टीचर दादाजी कोंडादेव और समर्थ गुरु रामदास थे। 1647 में दादाजी कोंडादेव के देहांत होने पर पूना की जागीर का एक्चुअल कंट्रोल उनके पास आया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य के एक्सपेंशन की शुरुआत 16 साल की उम्र में तोड़ना फोर्ट को कैप्चर करके की। फिर उन्होंने 1656 में रायगढ़ फोर्ट जीता, जो 1674 में इवेंचुअली मराठा एम्पायर की राजधानी बना। 1656 में उन्होंने मराठा चीफ चंद्रराव मोरे को डिफीट कर जावली को कैप्चर किया। इस विक्ट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि इसने उन्हें मावला रीजन का अनडिस्प्यूटेड मास्टर बना दिया। बाद में सतारा और कोंकण स्ट्रिप को कैप्चर करते हुए उन्होंने अपने एम्पायर को और भी एक्सपैंड किया और बीजापुर के कई इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इसी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के चलते उनका सामना हुआ बीजापुर के आदिल शाह II के साथ एट द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ इन 1659। बैटल ऑफ प्रतापगढ़। दोस्तों, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह II छत्रपति शिवाजी महाराज की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से काफी परेशान थे और उनके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए उन्होंने सरदार अफजल खान को भेजा। अफजल खान 10,000 ट्रूप को हेड करने वाले बीजापुरी नोबल थे और एबल वॉरियर के साथ कनिंग स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज की मीटिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ, उस पर कई नैरेटिव्स हैं। कहते हैं कि अफजल खान मैसिव आर्मी के साथ प्रतापगढ़ पहुंचे और उन्होंने छत्रपति को पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया और प्रॉमिस किया कि बीजापुर ट्रीजन के लिए उन्हें माफ किया जाएगा। लेकिन छत्रपति कन्विंस थे कि ये एक ट्रैप था। उन्होंने ये कंडीशन रखी कि दोनों के पास कोई आर्म्स और सोल्जर्स नहीं होंगे, साथ में सिर्फ एक अंगरक्षक होगा। उन्होंने प्रोटेक्टिव शील्ड पहना और राइट हैंड में एक वेपन छुपा लिया। कुछ ही दिनों में उनकी मुलाकात हुई और गले मिलने के बहाने अफजल ने उन पर कटार से हमला किया, पर शील्ड के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज बच गए। फिर छत्रपति ने अपने वेपन से अफजल को मार गिराया और उनके सोल्जर्स को डिफीट कर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लूट लिए। इसी लड़ाई को बैटल ऑफ प्रतापगढ़ कहा जाता है। आइए अब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की राइवलरी विद मुगल्स। द राइवलरी विद मुगल्स। डेक्कन में दिल्ली के रूलर्स का इंटरेस्ट काफी पहले से रहा है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक का, जिन्होंने अपनी कैपिटल डेक्कन के दौलताबाद में शिफ्ट की थी। औरंगजेब भी डेक्कन में अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से घबराकर उन्होंने शाइस्ता खान को डेक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। 1660 में शाइस्ता खान ने पूना को कैप्चर कर लिया और उसे अपना हेडक्वार्टर बना दिया। मराठास के पूना एंट्री पर बैन लगा दिया गया, पर मुगल्स लोकल्स के साथ कभी अच्छे रिलेशन नहीं बना पाए। इसका फायदा छत्रपति शिवाजी महाराज ने उठाया। एक रिकॉर्ड के हिसाब से 5 अप्रैल 1663 को एक वेडिंग प्रोसेशन के लिए मुगल्स ने परमिशन दिया था, जिसमें छत्रपति और उनके 400 की ट्रूप्स डिस्गाइज्ड रूप में बाराती बनकर पूना घुस गए और शाइस्ता खान को हरा दिया। कहते हैं कि इस इवेंट में शाइस्ता खान की 3 फिंगर्स को छत्रपति शिवाजी महाराज ने कट कर दिया और ये दिन आज भी शिवतेज दिन के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। हार से हताश औरंगजेब ने शाइस्ता को बंगाल ट्रांसफर कर दिया। 1665 में आम्बेर के राजा जयसिंह के नेतृत्व में मुगलों ने मराठाओं पर फिर अटैक किया और पुरंदर फोर्ट कैप्चर कर लिया। यहां ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया गया, जिसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 35 में से 23 फोर्ट्स सरेंडर करने पड़े। लेकिन मुगल्स की यह विक्ट्री ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। 4 साल के मिलिट्री प्रेपरेशन के बाद 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को फिर से डिफीट कर अपने फोर्ट्स रिकैप्चर किए और मुगल टेरिटरी सूरत को भी अटैक किया। 1674 में जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ फोर्ट में छत्रपति टाइटल के साथ अपना राज्य अभिषेक करवाया। इसके बाद 3 अप्रैल 1680 को इंजीनियस स्टेट बिल्डर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी रही और आज भी है।
आइए अब जानते हैं मराठास की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। छत्रपति शिवाजी महाराज एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। राजा को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या अष्टप्रधान का निर्माण हुआ, जो डायरेक्टली राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। अष्टप्रधान का कॉम्पोजिशन इस प्रकार था। पेशवा हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जिन्हें प्रधानमंत्री की उपाधि दी जाती थी। सारे नौबत या सेनापति मिलिट्री कमांडर थे। अमात्य अकाउंटेंट जनरल, वाकेनावीस इंटेलिजेंस, पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स, सचिव कॉरेस्पॉन्डेंस, सुमंत मास्टर ऑफ सेरेमनी। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाते थे और पंडित राव चैरिटी और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज थे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कैवलरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। बारगीर्स, जो छत्रपति द्वारा नियुक्त सेना थी, जिन्हें स्टेट मेंटेन करती थी, और सिल्हादार्स, इंडिपेंडेंट सोल्जर्स थे, जिन्हें नोबल्स मेंटेन करते थे। इसके अलावा उन्होंने नेवी की भी स्थापना की और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। छत्रपति का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मालिक अंबर से इंस्पायर्ड था, जिसमें लैंड को मेजर करने के लिए रॉड का इस्तेमाल होता था, जिसे काठी कहते थे। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए स्पेशल ऑफिशियल्स होते थे, जिन्हें कारकुन्स कहा जाता था। चौथ और सरदेशमुखी इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे, जो मराठा किंगडम में नहीं बल्कि नेबरिंग टेरिटरीज से कलेक्ट किया जाता था। चौथा यानी 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू और सरदेशमुखी यानी एडिशनल 1/10 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जदुनाथ सरकार के अनुसार ये टैक्सेस मराठा आक्रमण से बचने के बदले में दूसरे स्टेट्स जैसे मुगलों के लिए दिए जाते थे। सक्सेसर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा एम्पायर सक्सेशन डिस्प्यूट्स में उलझ गया। उनके 2 पुत्र संभाजी महाराज और राजाराम के बीच सक्सेशन के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें संभाजी महाराज विक्टोरियस हुए। लेकिन 1689 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या कर दी और मराठा कैपिटल रायगढ़ को कैप्चर कर लिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज को हेir डिक्लेयर कर उन्हें बंदी बना लिया। शाहू महाराज के कार्यकाल में ही पेशवास, जो पहले मराठा एम्पायर के प्रधानमंत्री थे, वो पावरफुल बने, जिनकी बात अब हम आगे करेंगे। पेशवास। पेशवास में सबसे पहला नाम है बालाजी विश्वनाथ का। 1713 में शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा अपॉइंट किया, जिन्होंने पेशवास को स्ट्रांग बनाया। इन्होंने मुगल कैपिटल में अपनी आर्मी भेज सैयद ब्रदर्स की सहायता भी की थी, इसीलिए मुगल इतिहास में वो किंग मेकर्स भी कहे गए। बालाजी विश्वनाथ ने एक बार फिर से मराठास के इन्फ्लुएंस और पावर को इंक्रीज किया। इसके बाद आते हैं इनके बेटे बाजीराव द फर्स्ट पर। बाजीराव फर्स्ट 1720 to 1740 पेशवाज में सबसे पावरफुल थे, जिन्होंने 1720 में अपने पिता बालाजी विश्वनाथ को सक्सीड किया। इनके दौर में मराठा एम्पायर अपने चरम पर पहुंचा, जहां मराठास 1/3 ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रहे थे। बाजीराव ने डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज कर अपना कंट्रोल मालवा और गुजरात में भी एक्सपैंड किया। इनके दौर तक मुगल्स काफी कमजोर भी हो गए थे, इसीलिए कई मुगल टेरिटरीज पर भी इन्होंने अपना टैक्सेशन सिस्टम इंपोज किया। इसके अलावा उन्हें 1728 में निजाम ऑफ हैदराबाद को डिफीट करने का भी क्रेडिट दिया जाता है। बाजीराव फर्स्ट ने एक सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी इस्टेब्लिश किया, जिसके अंडर मराठा एम्पायर 5 कन्फेडरेसीज में डिवाइड हुआ। बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधियास और पूना में पेशवास। हर कन्फेडरेसी को एक चीफ के अंडर प्लेस किया गया, जो उन्हें ऑटोनोमसली रूल कर सकते थे। इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ने बाजीराव फर्स्ट को सक्सीड किया। इनके रूल में मराठा किंगडम पेशवास की हुकूमत में आ गया और छत्रपति नॉमिनल हेड बने। 1752 में पेशवा और मुगलों के बीच एक अग्रीमेंट के तहत पेशवा मुगलों की इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स में मदद करने वाले थे।
नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में चौथ और आगरा अजमेर में रेवेन्यू कलेक्शन की परमिशन के बदले ये एक बड़ा अचीवमेंट था। इसी कारण से जब अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों पर अटैक किया तो मराठास उन्हें प्रोटेक्ट करने गए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। अब्दाली ने अफगानी रोहिल्लास और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की हेल्प से 1761 में मराठास को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पराजित किया। ऐसा कहते हैं कि इस हार की खबर सुनते ही बालाजी बाजीराव का देहांत हो गया। खैर, हर बड़े एम्पायर की तरह मराठास का भी डिक्लाइन हुआ, जिसकी कहानी अब हम देखेंगे। डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर। मराठास के डिक्लाइन का सबसे पहला रीजन था मराठा कन्फेडरेसीज में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वीक सक्सेसर्स जैसे माधवराव 1761 टू 1772 और नारायण राव 1772 टू 1774, जो एम्पायर को इंटैक्ट नहीं रख पाए। 1773 में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद पुणे में सक्सेशन के लिए स्ट्रगल छिड़ गया। यहां से निकल के आया मराठास के डिक्लाइन का दूसरा कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्लासी और बक्सर में जीत हासिल कर अपना दबदबा बढ़ा रही थी। पुणे में सक्सेशनल स्ट्रगल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाज में भी जंग छिड़ गई, लेकिन मराठा अभी भी पावरफुल थे और इसीलिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782 में वो विक्टोरियस हुए और ट्रीटी ऑफ सलबाई के तहत 20 इयर्स पीस मेंटेन किया गया। तीसरा कारण था 1795 में पेशवा बने बाजीराव सेकंड की पॉलिसीज, जो मैसिव फेलियर साबित हुई। बाजीराव सेकंड ने 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी ऑफ बसाई द्वारा सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया, जिसने इन रियलिटी पेशवाज से उनकी सारी ताकत छीन ली। सब्सिडियरी अलायंस के तहत प्रिंसली स्टेट्स कंपनी के अप्रूवल के बिना किसी स्टेट के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते थे और न ही स्टैंडिंग आर्मी रख सकते थे। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805 में ब्रिटिशर्स ने सिंधिया और भोंसले को भी पराजित कर अलग अलग ट्रीटीज साइन की और फाइनली 1817 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद एम्पायर का अंत हो गया, जब पेशवा बाजीराव सेकंड ने सरेंडर कर दिया। इन सब के अलावा मराठास के डिक्लाइन के कुछ और कारण इतिहासकार बताते हैं, जैसे एक इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन पॉलिसी का एब्सेंस, ओवर डिपेंडेंस ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर और अनसस्टेनेबल कन्फेडरेसी सिस्टम, जिसके चलते 5 मराठा सरदारों में परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मराठा एम्पायर के राइज और फॉल की। आखिर में हम बात करेंगे उनकी लेगेसी की। लेगेसी ऑफ मराठास। एम्पायर का अंत तो हुआ, लेकिन मराठा एम्पायर की लेगेसी जिंदा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी से भी संबोधित किया जाता है। डेक्कन में वो पहले रूलर्स में थे जिन्होंने नेवल फोर्स की इंपॉर्टेंस समझ स्ट्रेटेजिकली नेवी और फोर्ट्स एस्टैब्लिश किए, जो कोंकण के डिफेंस में काफी काम आए। मराठा फोर्ट्स आज भी महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ अट्रैक्शन है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक लेगेसी उनकी गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स भी थी, जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने मुगलों के डेक्कन एम्बिशंस को काफी नुकसान पहुंचाया। इसी टैक्टिक का इस्तेमाल मॉडर्न डे में वियतनामीज ने वियतनाम वॉर में यूएस के खिलाफ किया था और यूएसए को परेशान कर दिया था। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड टैक्स कलेक्शन सिस्टम का इंट्रोडक्शन पेशवाज का सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म था। मराठास ने 2 फंडामेंटल पिलर्स, रिलीजियस टॉलरेंस और सोशल मोबिलिटी से देश में इंटरनल यूनिटी भी इंश्योर की, जो आज भी इंस्पिरेशनल है। शून्य से उठकर ये मैसिव मराठा एम्पायर 2 सेंचुरीज तक चला